मौसम सर्द होता जा रहा है और सियासत गर्म होती जा रही है और इसी के इर्द गिर्द आज हमारा प्रोग्राम रहेगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद इमरान याकूब खान साहब और फैसल चौधरी साहब। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको समीना पाशा खुशामदीद कहती है। बयानात आपने सुन लिए और जैसे मैंने कहा कि बड़े तुंदो तेज़ किस्म के बयानात जो हैं वो अब आना शुरू हो चुके हैं। सबसे अहम जो आजकल ज़्यादा 2 दिन से गर्दिश में ख़बर वो ये कि जी कोई बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की अपने वालिद आसिफ ज़रदारी साहब के साथ क्या कोई नाराज़ी है, कोई चपकलिश है, क्यों वो दुबई चले गए अचानक, क्या कोई उन्होंने खफगी का इजहार किया है। और फिर उसके बाद आसिफ ज़रदारी साहब भी चले गए। आसिफ ज़रदारी साहब ने जो हामिद मीर साहब को इंटरव्यू दिया उसमें बिलावल भुट्टो को ना तजुर्बा कार कहकर क्या उन्होंने उनकी तज़हीक की है या उनकी हैसियत को कम नहीं कर दिया। बहुत सारे सवालात हैं जिसके ऊपर बात करनी बड़ी ज़रूरी है। और फिर उसके साथ साथ ये भी बात करेंगे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एक अहम फैसला सामने आया कल के रोज़, जिसमें 20 दिन का वक्त दिया गया PTI को कि अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए, वरना बल्ले का निशान भी ख़तरे में पड़ सकता है। तो क्या ये मुमकिन हो पाएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कि इस तरीके से वो जल्दी में अपना कोई इलेक्शन करवा सके, और अगर नहीं होगा तो वाकई क्या निशान बल्ले का वापस ले लिया जाएगा। इस पर भी बात होगी। और फिर उसके बाद जनाब आगे चलकर बात करेंगे कुछ अहम अदालती मामलात से भी जुड़ी हुई कुछ खबरें। तो बहुत कुछ है जी आज के प्रोग्राम में, आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। पहले मैं चलूँगी इमरान साहब की तरफ और इमरान साहब आपसे ये बिलावल भुट्टो और ज़रदारी साहब के हवाले से सबसे पहला कमेंट में चाहूँगी, क्या आपको नज़र आ रहा है कोई लड़ाई हो गई है बाप बेटे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीना देखिए, सीधी सी बात है, पीपल्स पार्टी जो है उसका मसला क्या है? उसका मसला ये है कि उनको ये साफ नज़र आ रहा है कि अगली हुकूमत उनकी बनने नहीं जा रही। अब देखिए, जब इक़्तिदार मिल रहा हो, जब चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हों, तो फिर बहुत सारे इश्यूज़ हों भी तो वो जो है ना उन पे नज़र नहीं जाती, बल्कि चीज़ें बेहतरी की तरफ चले जाती हैं। और जब हार नज़र आ रही हो तो फिर बहुत सारे इशू, छोटे छोटे इशू भी बड़े इशू बन जाते हैं। इख्तलाफात होना एक अलग चीज़ है और सियासी सोच में फ़र्क होना, तज़ाद होना, ये दूसरी चीज़ है। मैं ये समझता हूँ कि आसिफ अली ज़रदारी साहब और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब में उस तरह से कोई इख्तलाफ नहीं है कि दोनों बाप बेटा जो हैं वो एक दूसरे के ख़िलाफ़ खड़े हो गए हैं, बल्कि सियासी सोच में तज़ाद ज़रूर है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब कुछ और तरह की सोच रखते हैं। और उनकी सोच क्या और उनकी क्या सोच है? हाँ, देखिए, बुनियादी तो ये एक सोच देखें कि बिलावल ने जो पीछे बात की और जिस पे बड़ा शोर भी हुआ, और फरत बाबर साहब ने तो आज कह भी दिया कि जी उन्होंने सबसे पहले मैंने बुज़ुर्ग होने की बिना पे रिज़ाइन कर दिया और मुझे उम्मीद है कि दूसरे भी करेंगे, कि बिलावल ने क्योंकि मुतालबा किया कि बुज़ुर्ग सियासतदानों को छोड़ देना चाहिए और नौजवानों को आगे लाना चाहिए। अब मामला ये है कि ज़रदारी साहब जो हैं वो दूसरी तरफ ये करार देते हैं कि बिलावल साहब तो ख़ुद अभी ज़ेर तरबियत हैं और उनकी तो पूरी तरह से तरबियत भी नहीं होती। अब ये मामला इसी तरह से है, इस तरह की सोच में थोड़ा सा फ़र्क है। बिलावल भुट्टो जो हैं वो पॉपुलर सियासत करने के हामी हैं, जबकि आसिफ अली ज़रदारी साहब जो हैं वो पावर पॉलिटिक्स में के खिलाड़ी समझे जाते हैं। वो पावर कॉरिडोर्स में अपनी जगह बनाना और उस जगह को इस्तेमाल करना अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन बिलावल भुट्टो का नज़रिया शायद ये है कि वो इमरान खान की जो सियासत है और जो इमरान खान की लेगेसी है उसको अपना के यूथ को अपने साथ चलाना चाहते हैं। तो ये दोनों जो चीज़ें, लेकिन जो ज़रदारी साहब ने हालिया बयान दिया है इससे तो उन्होंने बिलावल भुट्टो को नुकसान नहीं पहुंचाया सियासी तौर पर, कि आप उनको ये कह दें कि जी अनट्रेंड है। इससे तो मतलब ये होगा कि कल कलां को वो जलसों में खिताब करें तो कोई सीरियस ही ना उन्हें ले के भाई ये तो वज़ीर आज़म का कैंडिडेट ही नहीं है, ये तो अभी ना तजर्बाकार है। वैसे आपस की बात है कि अभी उनको कौन सीरियस लेता है, उस तरह से तो उन्हें वज़ीर आज़म के कैंडिडेट के तौर पे तो कोई भी सीरियस नहीं लेता। और मैं ख़ुद भी कई दफ़ा आपसे कह चुका हूँ कि पीपल्स पार्टी का बिलावल भुट्टो ज़रदारी 2024 में वज़ीर आज़म के कैंडिडेट हैं ही नहीं। वो सिर्फ उनका एक प्रोफाइल बनाने के लिए वो कर रहे हैं। असल में उनकी नज़र 2028 के इलेक्शन पे ही बतौर वज़ीर आज़म इनको मैदान में उतारने की। लेकिन देखिए उस वक्त तक पीपल्स पार्टी क्या जो है वो चौधरी साहब, एक तो ये सारी जो राय है जिसको इमरान साहब ने एक्सप्लेन किया है कि उनका एक सियासी नज़रिया भी मुख्तलिफ है, अंदाज भी, और शायद इस तरह की कोई जेन्युइन सोच डिफरेंस है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी तो एक ऑप्शन है, हो सकती है कि कोई पॉलिटिकल स्टंट तो नहीं है कि जानबूझकर तवज्जो हासिल करने के लिए अब बिलावल को नए अंदाज से ज़रा पॉपुलर सियासत करवाने के लिए
ये पूरा एक किया गया मामला, किस तरह का स्टेटमेंट, फिर नाराज़ी, और फिर बिलावल ने प्रोफाइल पिक्चर चेंज कर ली, तो ये सब शो किया जा रहा है कि बिलावल एक डिफरेंट सियासतदान है, तो जो जरदारी साहब से खाइफ पीपी का वोटर हो भी, वो भी बिलावल की तरफ अट्रैक्ट हो जाए। तो ये कोई सोचा समझा स्टंट तो नहीं है? देखिए समीना, बात यह है कि सियासत के सीने में दिल तो नहीं होता, और जो इक़्तिदार होता है, जो उसकी एक ग्रिप पार्टी पे रखने की जो ख्वाहिश होती है, ये ऐसा मामला 93 में बेनज़ीर भुट्टो और नुसरत भुट्टो साहबा के दरमियान भी हो गया था। तब भी फिर बेनज़ीर भुट्टो ने ख़ुद को तायात जो है चेयरपर्सन मुंतखब करवाया और उनको आउस्ट किया। बात यह है कि जरदारी साहब ने ये जो इंटरव्यू दे के कोई बिलावल की खिदमत तो नहीं की, और ये कोई स्टंट भी मुझे नहीं लगता है। बिलावल को काफ़ी डैमेज किया है उसकी सियासत को। अब वो क्यों किया है, ये शायद वो दुबई में बैठ के उनको समझाएंगे या बताएंगे कि उनकी क्या मजबूरी है कि उन्होंने ये क्यों किया है। इसमें कोई शक की बात नहीं है कि बिलावल क्योंकि यंग हैं, और उनके जो हर पार्टी के अंदर जो होता है, हर लीडर का एक अपना हल्का होता है, उस हल्के जो एडवाइज़र्स होते हैं उनके जो एडवाइज़र्स हैं वो यंग हैं, और वो जो इमरान खान का नैरेटिव है उसको हाईजैक करने की वो कोशिश कर रहे हैं। एंटी नवाज शरीफ जो उनकी तकरीर है पंजाब में, या मौलाना फजल रहमान के ख़िलाफ़ केपी में, तो वो ये उस चीज़ को भी कैश करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि ये जो मर्ज़ी भी कर लें, पीपल्स पार्टी जो है वो का कार्ड नहीं चल सकता, वो यहाँ पे नहीं बिक सकता उनका माल, क्योंकि सिंध में जो बद इंतज़ामी हुई है वहाँ पे, जैसे कहा जाता है कोई सिस्टम लगा होता है, और ये नून लीग वाले तो बड़े ओपनली कहते हैं कि हमने उसके ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ना है, जो सिस्टम वहाँ पे लगा हुआ है। इसी तरह से 16 महीने की जो कारकर्दगी है बतौर वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की, वो भी बहुत ही मायूस कुन है, और पाकिस्तान को तो आइसोलेट करने में जो सबसे बड़ा किरदार वो तो आते ही नहीं थे पाकिस्तान। तो अब ये सारे खैर स्टंट तो होते हैं। देखिए एक बात तो है इस सारे मामले से हुई है कि बिलावल जो है खबरों का महवर मरकज़ तो बन गए हैं, पॉजिटिव नेगेटिव जो है वो एक अलग बात होती है, डिस्कस तो हो रहे हैं, ये एक इनको फ़ायदा हुआ है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो इलेक्शन जो बहुत करीब है उसमें इसका कोई इनको फ़ायदा हो। लेकिन चोई साहब एक बात तो ये है ना कि बाज़ लोगों का ये ख्याल है कि पीपल्स पार्टी ये साबित करना चाहती है कि पीपल्स पार्टी बड़ी एक जमहूरी जमात है और जमहूरियत की चैम्पियन, और उसमें इख्तलाफात भी खुल के लोग कर सकते हैं। लेकिन आप खुद इस बात को भी अच्छी तरह जानते हैं समीना, आप भी, कि अगर इतने ही इख्तलाफ राय की इजाज़त हो तो फिर लतीफ़ खोसा साहब हों या मुस्तफा नवाज खोखर साहब हों, उनको बाहर क्यों बैठना पड़े, पार्टी से बाहर बैठना पड़े। और फिर एक और चीज़ भी है इमरान साहब कि हम जो रिवायती तौर पर देखते हैं कि जैसे PMLN में भी एक गुड कॉप बैड कॉप चलता रहता है, दो तर्ज़े सियासत मुख्तलिफ हैं, लेकिन फिर दोनों भाई साथ भी रहते हैं। शहबाज शरीफ साहब की हो या नवाज शरीफ साहब की बात, तो शायद कुछ ऐसी ही सियासत को मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी में भी परसू किया जा सकता है। बहरहाल इस पर मैं ज़रा राय लेती हूँ। बड़े बाखबर सहाफ़ी सीनियर तज्ज़ियाकार आरिफ हमीद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनके लेती हूँ। भट्टी साहब, ये सच्ची मुच्ची लड़ाई हो गई है जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो की, वजह क्या है? देखें, ये लड़ाई ना होगी तो आप इस वक्त कहेंगे तरीके इंसाफ को कॉर्नर कौन कर रहा है? वो सिलेक्शन कमीशन, वो माफी चाहता हूँ, वो इलेक्शन कमीशन ने सारे पार्टियों के ऐसे ही इलेक्शन होते हैं, इसको क्यों किया था? ये मीडिया कवरेज लेने के लिए। ये पहले मोहतरम नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ गुड कॉप बैड कॉप थे, अब ये जरदारी साहब ने जगह ले ली है। मैच टोटल फिक्स है, सिर्फ और सिर्फ इनकी ख्वाबों में इनको जागते हुए एक ही खौफ है तरीके इंसाफ का कि उन्हें साइड पे करें। बाकी मौलाना साहब हो, आसफ अली जरदारी साहब हो या नून लीग हो, एक ही पेज के मुख्तलिफ। लेकिन पीपल्स पार्टी को क्या खतरा है PTI से? वो तो सिंध में ही होते हैं आमतौर पर, वहां पर वो सेफ हैं, उधर तो PTI उन्हें कोई प्रॉब्लम उस तरह से नहीं कर रही, तो उन्हें क्या इशू है PTI से? देखें, PTI इन केस अगर लेवल प्लेइंग फील्डिंग सबको मिलती है, जैसे मुस्लिम लीग नून को मिली है, जमात इस्लामी को मिली है और मिलने भी चाहिए, अगर वो आते हैं तो डू यू थिंक जो अरबों रुपए के 1100 अरब के केस इन्होंने नैब में खत्म किए हैं, ये खत्म कर जाएंगे और मुल्क से डकार मारे बगैर भाग जाएगी? यहाँ पीपल्स पार्टी हो या नून लीग हो या कोई भी हो,
इन सबको हिसाब देना है। इनमें से अगर आज इमरान खान को माइनस कर दें तो ये फिर शायद एक दूसरे के साथ दस्तों गिरेबा हो। जब तक इमरान खान सियासत में है, इनमें उस वक्त उतना बच्चे जिनसे नहीं डरते जितना ये इमरान खान के नाम से डरते हैं। देखे ना पूरे टीवी पे जब इन्होंने वो फीड कराई स्टोरी, पता नहीं मान का किसी का इंटरव्यू, तो इमरान खान की तस्वीर चला दी। वैसे मैं और आप जुर्रत कर सकते हैं जो उसकी तस्वीर से डरते हो, उसकी आवाज से डरते हो, उसकी आवाम में मौजूदगी, इनके लिए क्या मैसेज होगा आप खुद ही बता रहे हैं। अच्छा, लेकिन भट्टी साहब ये फरमाइएगा कि जो जरदारी साहब के जिस इंटरव्यू के बाद ये मसाइल पैदा हुए हैं और जिससे दोनों बाप बेटा को अलग अलग जहाज़ पे एमरजेंसी में दुबई जाना पड़ा है, उस इंटरव्यू को आपको पता है कि वो हामिद मीर साहब ने किया था, और हामिद मीर साहब जो हैं उनका ये कहना है कि उस इंटरव्यू के बाद जरदारी साहब की और बिलावल साहब की आपस में गुफ्तगू भी हुई। वो अभी भी एक टीवी प्रोग्राम में वो सारी गुफ्तगू भी बता रहे हैं। तो क्या आप समझते हैं कि सियासी जो मुतजाद राय है वो तो कहीं ना कहीं हुई है, जो जरदारी साहब भी अचानक से पीछे चले गए हैं? नहीं, देखिए इख्तलाफ तो हो सकता है, वो तो शहबाज शरीफ भी आज भी वज़ीर आज़म बनना चाह रहे हैं, पर वो यकीनन नवाज शरीफ के होते हुए नहीं आ सकते। मरीम नवाज भी बनना चाहती हैं, मोहतरम नवाज आसफ अली जरदारी साहब सारी चालें खुद चलते हैं। आपको याद होगा इमरान साहब, अगर मेरी मेमोरी नहीं है तो नून लीग तो किसी भी तौर पर अदम एतमाद नहीं लाना चाह रही थी, और दर्जनों बयान आता है कि जब तक एस्टेब्लिशमेंट साथ ना हो अदम एतमाद कामयाब नहीं हो सकती। दर्जनों, 1 2 3 नहीं। तो जरदारी साहब ने लिया था ये। अब ये जान के तासुर दिया जा रहा है कि पीटीआई क्योंकि पूरे मुल्क में कैंपेन नहीं चला सकती। कभी जरदारी साहब नवाज शरीफ के बारे में बयान देते हैं, बेटा कुछ कहता है, बाप कुछ कहता है, कभी नून लीग उनको कहते हैं कि एनवायरमेंट लगे, क्योंकि पब्लिक में अभी तक इलेक्शन का माहौल बन ही नहीं सका। अच्छा, भट्टी साहब, लेकिन एक चीज है भट्टी साहब, एक बात ये भी है कि पहले भी माजी में 2-3 ऐसे वाक़यात हुए हैं कि जिसमें लोग कहते थे, बहुत सारे तज्जियाकार भी कहते थे कि ये नहीं होगा, लेकिन वो चीज़ें होगी। तो क्या आप समझते हैं कि इसी तरह से, जिस तरह से बेशक इस वक्त तक माहौल नहीं बना, लेकिन क्या ठंडे ठार माहौल में भी गर्मा गर्म इलेक्शन हो जाएंगे? इलेक्शन तो फिर देखें, फिर सिलेक्शन होगी। खुद ये बिलावल साहब ने कहा, मैं नहीं कह रहा, क्योंकि ये लोग भी अच्छे लोगों को। अब मुझे बता दें, पंजाब में वोट बैंक एक असल हकीकत है, पीपल्स तरीके इंसाफ का, दूसरे पे नून लीग का। ये तो नहीं है ना कि नून लीग सियासी पार्टी नहीं है। तो मुकाबला होना था तहरीके इंसाफ वर्सेस नून लीग। पीपल्स पार्टी का ये वोट ही नहीं है। इस्तेकाम पार्टी अगर अपने कैंडिडेट का पोलिंग एजेंट भी खड़ी कर दे लाहौर में, तो मैं समझूंगा बहुत बड़ा काम हुआ। इलेक्शन जीतना तो बहुत दूर की बात है, अगर कोई बटन से जिता दे तो मुझे नहीं पता। देखिए, पीपल्स पार्टी अंदरूने सिंध पहले भी सीटें ले जा सकती थी, अब भी ले जाएगी। अब रह गया केपीके, पंजाब और वफाक। बज़ाहिर बाजी नजर में मुबैना तौर पर तरीके इंसाफ के पास जाना था, बलोचिस्तान मिक्स गवर्नमेंट होनी थी। तो अब सिर्फ तरीके इंसाफ को रोकने लिए ऐसे कई और ड्रामे आपको नजर आएंगे। लेकिन भट्टी साहब, अब तो इलेक्शन कमीशन ने एक मरासला भी जारी किया है सारे चीफ सेक्रेटरीज को और वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को कि सबको लेवल प्लेइंग फील्ड दें, बड़ी शिकायत आ रही हैं। तो अब आपको लगता है कि कुछ माहौल में तब्दीली आएगी? अच्छा, आपको अगर सिलेक्शन कमीशन, माफी चाहता हूँ, क्या नाम अभी नाम दिया आपने, समीना दरमियान, इलेक्शन कमीशन, सॉरी, वो इलेक्शन कमीशन, क्या उन्हें नजर नहीं आ रहा पूरे मुल्क में अगर हजारों लोग कारकुन गिरफ्तार हैं तो सिर्फ तरीके इंसाफ के, हजारों लोग लापता हैं तो तरीके इंसाफ के, एक पीपल्स पार्टी का कारकुन इन 1.5 सालों में गिरफ्तार हुआ हो, और ये इलेक्शन जब से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है पीपल्स पार्टी को कहीं इलेक्शन कैंपेन चलाने से रोका गया हो, कोई एक पर्चा हुआ हो, किसी एक जगह जलसा या कार्नर मीटिंग ना होने दी हो मासवाई पीटीआई के, तो ये सिलेक्शन कमीशन छोड़े। और ये जो उन्होंने इंट्रा पार्टी का ऐसी चाल चली है, 20 दिन में कराओ, 20 दिन में आप इलेक्शन शेड्यूल दे देगी, ये मुमकिन ही नहीं है। ठीक, आप जरा साथ रहें भट्टी साहब, ये आपने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट छेड़ा है। मैं जरा चौधरी साहब की इस पर राय लूं, क्योंकि वो तो खुद इलेक्शन कमीशन के मामलात को देखते भी रहे हैं। तो चौधरी साहब, ये कोई कितना का खतरनाक फैसला है? आपको लग रहा है कि बल्ले का निशान रह पाएगा पीटीआई के पास?
देखिए, अगर तो ये फैसला सस्पेंड नहीं हुआ, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो है ये पहले भी शिकायतें हैं पीटीआई को कि उनके जो फैसले हैं वो बड़े लेट आते हैं, बल्कि आज एक एप्लीकेशन दी है उन्होंने कि एक केस उन्होंने वापस लेना है, तो वो शायद कोई साल डेढ़ से पेंडिंग पड़ा हुआ था, तो उस पर भी फैसला नहीं हुआ। अगर ये सस्पेंड ना हुआ तो फिर तो ये पीटीआई के लिए बल्ले का निशान रखना बड़ा मुश्किल हो जाएगा इसको। और इलेक्शन कमीशन ने मेरी ओपिनियन में तो बहुत ही ये अपनी स्कोप से बहुत ही आगे बढ़ के कहा है। उनका तो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस में एक सर्टिफिकेट होता है कि जो जो इलेक्शन है वो हो गया जी, आप रखें। कोई इंट्रा पार्टी, इनके तो अपने मैकेनिज़्म होते हैं। ये कोई सूबाई या असम्बली का या नेशनल असम्बली का या सेनेट का या लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन थोड़ी है जिसमें इलेक्शन कमीशन जो है वो इंतखाबी उज़रदारी का फैसला कर रहे थे। तो ये फैसला बना तो ऑन द फेस ऑफ इट जो है वो भी बड़ा एक मायूस कुन फैसला है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो किसी तौर पे भी अपनी गैर जानबदारी को कायम रख नहीं पा रहे हैं किसी। लेकिन पीटीआई ने तो ऐलान किया है कि वो इलेक्शन करवा देंगे 20 दिन में। उनका तो उनकी तो ये आई है स्टेटमेंट कि हम करवा भी देंगे, साथ साथ अदालत में भी चैलेंज करेंगे। करवा पाएंगे क्या? और क्या इमरान खान उसका फिर चेयरमैन रहेंगे? 40 दिन में वो तो चले करा देंगे, लेकिन नहीं, वो इशू ये है कि ये इलेक्शन कमीशन का काम नहीं है ना जी। एक चीज़ जो आपके स्कोप में नहीं है आप उसको करें। या तो फिर सारी पार्टियों के इलेक्शंस आपने देखे हैं, सारी पार्टियों के फंड्स आपने देखे हैं, सारी पार्टियों के फंड पे आपने फैसले दिए हैं इलेक्शन से पहले, तो वो तो नहीं हुआ। तो ये ख़ास जो सामने नज़र आ रहा है डिस्क्रिमिनेटरी एक ट्रीटमेंट जो है वो तो बड़ा ऑब्वियस है और नज़र ये आता है भट्टी साहब। लेकिन अब बात ये है कि एक पार्टी को डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है। लेकिन फैसला तो जिंदे है ना, तो ठग भूखे नहीं मारते। आप बादशाह आदमी है, मुझे बताए फॉरेन फंडिंग केस है मुस्लिम लीग नून का, पीपल्स पार्टी का, उसका फैसला हुआ है वो भी सिर्फ पीटीआई के खिलाफ। और उसके बाद तौहीने इलेक्शन कमीशन, अंदाजा करें पीडीएम 1.5 साल यही कंपेन चलाती रही कि इलेक्शन नहीं सिलेक्शन है, सिलेक्टर है हमारा, इमरान खान से मुकाबले नहीं, जो उसको लाया उससे मुकाबला। वहां से इलेक्शन कमीशन ने कोई नहीं दिया। और तमाम पार्टियों का मासवा जमात इस्लामी के वैसे इलेक्शन होता है, कभी उसको बुलाया? क्या इलेक्शन कमीशन ने ये कहा कि एक मुजरम को किस तरह आप प्रोटोकॉल दे रहे हैं? ये छोड़े, पहले दिन से तरीके इंसाफ के चेयरमैन बाशगाफ लफ्जों में कह चुके हैं कि ये मौजूदा इलेक्शन कमीशन नवाज शरीफ के नहायत करीब सईद मेहदी के दामाद है और उनकी सरपरस्ती में होने वाला हर इलेक्शन मुतनाज़ा रहा। क्या पूरे पाकिस्तान में मासवा इलेक्शन कमीशन के 25 करोड़ आवाम को ये नहीं पता कि सिर्फ तरीके इंसाफ के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई हो रही है? मुझे बता दें, लाहौर में आपने तरीके इंसाफ का कोई जलसा, कोई जुलूस पंजाब में देखा? एक बता दें। ठीक है भट्टी साहब, मैं ज़रा इमरान साहब से भी इस पे कमेंट लेना चाहिए। इमरान साहब, आपको लगता है कि इमरान खान साहब और पीटीआई को इलेक्शन से बाहर रखने के लिए ये फैसला आया? देखिए, बात ये है कि मैं जो अभी चोई साहब कह रहे थे या भट्टी साहब बात कर रहे थे ना, बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो इलेक्शन कमीशन जो है उसके बस की नहीं है। मिसाल के तौर पे पीडीएम ने कभी ये नहीं कहा 2018 के इलेक्शन में कि उसमें इमरान खान की सिलेक्शन इलेक्शन कमीशन ने की थी, वो किसी और को कहते थे। इसलिए इलेक्शन कमीशन बेचारे का तो उसमें उस तरह से कसूर ही नहीं था। हाँ, मेरी गुजारिश तो सुन लें ना, अब गुजारिश सुन लें। उसी तरह से चोई साहब जिस तरह ये फरमा रहे थे कि ये इलेक्शन कमीशन का काम नहीं है, भट्टी साहब की ये बात 100% ठीक है कि तमाम अक्रॉस दी बोर्ड या तो आप तमाम सियासी जमातों के लिए करें, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, जमात इस्लामी, जमीयत उलमा इस्लाम और पीटीआई, फिर तो सब मान लेंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ एक जमात के लिए करेंगे तो आप जितने भी ईमानदारी से काम करने वाले क्यों ना हों, जानफशानी से काम करने वाले क्यों ना हो, आप पे उंगलियां उठेंगी, लोग आपसे सवाल करेंगे। होगा। देखिए, मैं तो समझता हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि अगले इलेक्शन में बल्ला हो लेकिन वो इस्तेहकाम है पाकिस्तान पार्टी के पास। अच्छा, हाँ जी, ये भी हो सकता है। आपको वैसे उन्हें तो काब मिल गया हुआ है। नहीं, लेकिन आपको याद नहीं है कि उन्होंने पहले बल्ला ही अप्लाई किया था,
तो ये भी हो सकता है कि इलेक्शन कमीशन धोखे में लोग उन्हें वोट डाल दें। धोखे में क्या कि अगर उन्हें बैट का निशान मिल जाए या किसी भी सियासी जमात को मिल जाए तो धोखे में वोट पड़ सकते हैं। धोखे में क्या, वैसे ही वोट पड़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन भट्टी साहब, कैंडिडेट उनके बेचारों के अब सामने कोई नहीं है। वकीलों को वो कह रहे हैं कि हम खड़ा कर देंगे। वकीलों बेचारों को पता नहीं कौन से वकील होंगे, कोई जानता होगा या नहीं। अगर उन वकीलों के पास बल्ले का निशान भी ना हुआ तो फिर तो मतलब यही है कि पीटीआई तो फिर इलेक्शन से बाहर ही है। पिछले 72 घंटे में 25 लोगों को बुलाया गया और उनको कहा गया कि आपने तलाशे गुमशुदा होना है कि पीटीआई छोड़नी है। मुझे ना बुलाए, मुझे एक एक्टिविटी बता दे ईमानदारी से कि क्या पीटीआई का बंदा अपने घर सो सकता है सिर्फ पंजाब में? एक बंदा जिसने पीटीआई ना छोड़ी हो। क्योंकि देख लें, इलेक्शन में बल्ला होगा या शेर होगा, दोनों इकट्ठे नहीं हो सकते, क्योंकि शेर डरता है बल्ले से। अगर वो निशान से भाग जाएगा, मैंने आपको कहा उसे लंदन जाना पड़ेगा शेर को। तो पाकिस्तान नहीं रह सकता अगर बल्ला इलेक्शन में हुआ। तो ऐसे जमात, ये लफ्ज मैं कह रहा हूँ, जमात चंद लोग नहीं, तरीके इंसान को ज्यादा दी गई तो मुमकिन है कि नवाज शरीफ साहब जनवरी के आखिरी हफ्ते में पाकिस्तान से चले गए। अगर ये तो बड़ी आपने खबर दे दी है। ये रिकॉर्डिंग रख लेना, मैं कह रहा हूँ अगर हो गई भट्टी साहब। और भट्टी साहब है कि बर्फानी शेर है जरा पाकिस्तान नहीं रह सकते। सर्दियां चला जाएगा। नहीं, बर्फानी नहीं, ये सर्कस का शेर है और ये हालात के मुताबिक बाहर आता है। अच्छा, तो कहा जाए ये धाड़ता है, जब ना कहा जाए ये नहीं धाड़ता। बड़ा समझदार। जबरदस्त। चौधरी साहब, ये वकीलों को जो इलेक्शन लड़वाने की एक स्ट्रैटेजी सामने आ रही है पीटीआई की तरफ से, आप इसको कैसे देखते हैं? क्या ये कामयाब हिकमत अमली है? वकील भी कुटे जाएंगे और की। अच्छा, तो मैंने सुना है फैसल जो बाकियों के साथ हो रहा है वकला के साथ भी वही होगा। ये चौधरी साहब, भट्टी साहब क्या पूछ रहे हैं आपसे? भट्टी साहब आपने क्या सुना है? तुसी मैनू मरवाओ, तुसी नहीं चाहते कि मैं ਤੁਹਾਡਾ प्रोग्राम करा। नाम अप्रूव किया कि जेलम के हल्के से, मुझे हल्का याद नहीं है, तो चोई साहब को शायद मैसेज मिला नहीं मिला, ये मुझे नहीं पता। क्या चीफ मिनिस्टर पंजाब के लिए या एमएनए और एमपी दोनों सीटों से फैसल चोई साहब इलेक्शन में हिस्सा लेंगे? लो भाई चौधरी साहब। नहीं सर, वो मैंने शर्त रखी है कि आरिफ हमीद भट्टी साथ में लड़ेंगे तो मैं लड़ूंगा। कवरिंग उम्मीदवार। ये गल सुनो, मैनू देखी चीज़ां बड़ियां लड़ रही हैं। मैं कल्ला नहीं जे मरना। आखिर में मैं और इमरान साहब ही प्रोग्राम कर रहे होंगे, मुझे लग रहा है। नहीं हम इस तरह के हालात में। भट्टी साहब आप हमारे साथ मौजूद रहे, सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। भट्टी साहब की नाज़रीन राय आपने जानी। और मीनवाइल हमें कंवर दिलशाह ने भी ज्वाइन कर लिया है, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन। बड़े अहम मामलात हैं जी इलेक्शन कमीशन से जुड़े, उनसे जानते हैं कि उनकी राय क्या है। कंवर दिलशाह साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और सर अभी हम इस पे बात कर रहे थे कि जो फैसला आया इलेक्शन कमीशन का बैट के हवाले से, और कहा गया है कि 20 दिन में इलेक्शन करवाए पीटीआई तो फिर बैट मिल सकता है, वरना फिर नहीं मिलेगा। तो आप समझते हैं ये आइन और कानून के मुताबिक है फैसला? मेरा ख्याल है अभी वो सुन नहीं पा रहे। हाँ, मेरा ख्याल है कि कुछ लाइन में। चलिए जी, हम मीनवाइल उनसे सेटिंग करते हैं मामलात की। लेकिन इमरान साहब, जो भी भट्टी साहब ने बात की है वो अपनी जगह, लेकिन आपको क्या नज़र आ रहा है कि एक तरफ हम ये देख रहे हैं कि पीटीआई के जो लोग हैं वो, अब वैसे केपी में तो थोड़ी सी उन्होंने कन्वेंशंस वगैरह स्टार्ट किया, आज मर्दान में भी उनका हुआ है, तो ये वकीलों को अगर खड़ा करते हैं, कैंपेन थोड़ी बहुत चलाते हैं, तो वकील अच्छी ऑप्शन है पीटीआई के लिए एज कैंडिडेट? समीना देखें, दो चीज़ें हैं। एक तो ये कि सिर्फ वकील जो हैं वो बिल्कुल भी अच्छी चॉइस नहीं है कि आप अगर तमाम वकला को ही टिकट दे देंगे और इलेक्शन में खड़ा कर देंगे, तो फिर मैं नहीं समझता कि हर अच्छा वकील अच्छा सियासतदान भी हो, या उसके पास इतना वक्त हो, या उसका वो ये एटीट्यूड हो कि वो आवाम की खिदमत कर सके और सियासत कर सके। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि ये मामला जो है कन्वेंशन और आज़ादी, मैं बड़ी माजरत के साथ, मैं जिस तरह की मज़लूमियत का अभी इज़हार मेरे दोनों दोस्त कर रहे थे, मैं उससे मुत्तफिक नहीं हूँ। अब सिर्फ इलेक्शन शेड्यूल का एक दफ़ा ऐलान हो लेने दें, ये हो नहीं सकता, ये पॉसिबल नहीं है कि इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान हो जाए और उसके बाद कोई भी सियासी जमात जो है वो उस तरह से। क्या आप ये कर सकते हैं कि 10 जमातें जलसे कर रही हों और एक जमात ना कर सके, या 10 जमातों के इश्तहारात लगे और एक जमात के ना लगे हों?
ये इनको केपी की तरह पंजाब हो या पूरा पाकिस्तान, सब जगहों पे इन्हें स्पेस देना होगी। ये अलबत्ता ज़रूर हो सकता है कि आप उनमें से जो लोग मुख्तलिफ वाक़यात में इन्वॉल्व हैं वो या कुछ चंद लोग ऐसे हों कि जिनके लिए कुछ ज़्यादा सख्तियाँ, अदरवाइज़ आप किसी पूरी पार्टी के साथ ऐसा कर नहीं सकते ना। अवाम अब आपको ये करने देंगे, अब वो दौड़ नहीं रहा। कमर दिलशाद साहब हमारे साथ आप होपफुली लाइन पर। कमर दिलशाद साहब अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ आ रही है आपको सर मेरी? जी आवाज़ आ रही है जी। आप कमर दिलशाद साहब? हाँ मेहरबानी खैरियत बताएं। अच्छा, ये कल जो फैसला आया, सबसे पहले तो इस पर आपकी राय। 20 दिन का वक्त दिया है पीटीआई को कि जनाब आपने इलेक्शन करवाने हैं वरना फिर बैट नहीं मिलेगा, तो ये समझते हैं आप बिल्कुल कानून के मुताबिक फैसला है? दरअसल ये देखिए, आप लोगों को सारे बैकग्राउंड का इल्म नहीं है। असल मामला ये है कि ये तहरीक इंसाफ के साथ और इलेक्शन कमीशन 2 साल से मुसलसल ये कहता रहा कि भाई आप अपना इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाएं। पहला उन्होंने नोटिस जारी किया 8 जून 2021 को, फिर उन्होंने किया, उन्होंने 6 अगस्त 2022 को नोटिस जारी किया। वो उन्होंने कोरोना के नाम से एक साल की एक्सटेंशन लेते गए। जिस वक्त उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने हमको हदायत जारी की कि आप इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाएं, तो उन्होंने सारी अपना आइन ही मुअत्तल कर दिया और उन्होंने कहा हम अपना पार्टी का आइन दोबारा जो है रीड्राफ्ट कर रहे हैं, अभी हमें 1 साल और दे दें। तो ये सारा वो इस तरह से वक्त लेते रहे और ये तो बदकिस्मती है कि तहरीक इंसाफ के अंदर जितने भी इलेक्शन हुए सब मुतनाज़ा हुए। सबसे पहले जस्टिस वजीरुद्दीन ने इस्तीफा दिया, इसके बाद जो अपने ब्यूरोक्रेट थे तस्नीम दुरानी, वो बने इलेक्शन कमेटी के चेयरमैन, उन्होंने इस्तीफा दिया। फिर इसके बाद आदिल सवाती बन गए, वो इलेक्शन फुल कंट्रोल। लेकिन यहाँ पर सवाल अब ये भी उठ रहा है ना कमर दिलशाद साहब कि क्या बाकी तमाम जमातों में इलेक्शन हुए हैं बर वक्त, और क्या वो बिल्कुल उसी तरह हुए हैं जैसे होने चाहिए था जमहूरी तौर पर, या वहाँ पे भी बस ये फॉर्मेलिटी रही है? ये सवाल बिल्कुल आपका डिबेटेबल सवाल है, लेकिन किसी ने एतराज नहीं किया उनके इलेक्शन पर, कोई किसी ने मुतनाज़ा नहीं किया। ये तो 2011 जब से इलेक्शन हो रहे हैं, इस पार्टी को तो बाकायदा मुतनाज़ा बनाया गया या मुतनाज़ा हो गया, उसको तस्लीम नहीं किया गया, इनकी पार्टी के सरबराहों ने तस्लीम नहीं किया। तो ये एक इत्तेफाक ऐसा हो गया। बाकी पार्टियों को जो इंतखाबात हो रहे हैं वो भी आप सही कह रही हैं, वो अपना इंतखाबाती एक होता है, अपनी खाना पूरी की, इंतखाबात करवाए और किसी ने एतराज नहीं किया। इस पार्टी में जितने भी इलेक्शन हुए सबने इतराजात किए इनके ऊपर। तो अब ये भी उनको मौका दिया है, कोई ऐसी बात नहीं है, उन्होंने उनका मौका दिया है कि आप सेक्शन 207 और 208 के मुताबिक और रूल 200 के तहत आप इंतखाबात को दोबारा करवा लें, इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवा लें। 20 दिन में मुश्किल नहीं होगा? पार्टी तो इस वक्त जिन हालात से गुजर रही है, पार्टी चेयरमैन उनके वो हैं, वो जेल में बैठे हुए हैं, तो किस तरह उनके लिए पॉसिबल हो कि इतने कम दिनों में वो इलेक्शन करवा लें? कोई मसला नहीं है, 1 हफ्ते में इलेक्शन हो जाएगा, जेल में बैठने कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस बात की क्या गारंटी है? वो भी इलेक्शन मुतनाज़े अगर हो गए, उस पर भी कोई एतराज कर दे कि जी वो भी नहीं ठीक हुए, तो फिर क्या? पार्टी के अंदर जो है अपना इंतखाबात करवा लें, इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवा लें। अगर सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट ये कहेगा आप इंतखाबात करवाएं, फिर टाइम ज़ाया हो जाएगा। 15 दिसंबर को तो शेड्यूल आ रहा है और 18 दिसंबर से कागजात नामजदगी शुरू हो जाएंगे। इससे पहले अपना सारा मसला हल करें, इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवा लें। ये बड़ा सही फैसला और गाइडलाइन दी है इलेक्शन कमीशन ने, अपने फैसला गाइडलाइन है, वो रहनुमा बताया कि आप इलेक्शन करवा लें, ताकि हम आपको निशान भी दे देंगे। निशाना भी कई खतरे की कोई बात नहीं है, बाकायदा उनका बैड उनके पास रहेगा, पार्टी बरकरार रहेगी। इंतखाबात करवा के अपना खाना पूरी कर ले अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन में। इसमें सुप्रीम कोर्ट जाने की क्या जरूरत पड़ रही है उनको? सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे वक्त ज़ाया हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में क्या कहना है? अच्छा कमर दिलशाद साहब, एक और मामले पे मैं आपकी राय जानना चाह रही हूँ। जस्टिस सदर मिनल्ला का एक इजाफी नोट जो 90 दिन के इंतखाबात वाला केस था, उसमें काफ़ी डिस्कस हो रहा है, जिसमें उन्होंने इस चीज़ को कहा है, इंश्योर किया है कि जो इंतखाबात की डेट देना था वो सदर मुमलिकत का ही काम था, और फिर ये भी कि 90 दिन में इंतखाबात लाजमी होने चाहिए थे, और ये आइन से इनराफ हुआ है एक तरह से कि अगर ये नहीं हुए। आपका जो राय थी वो इससे थोड़ी मुख्तलिफ थी जब आपको इस मामले पर मैंने प्रोग्राम में लिया था, तो आप समझते हैं कि अतर मिनल्ला साहब की राय जो है वो साहिब है? नहीं, वो एक रिमार्क्स हैं, जजों के रिमार्क्स होते हैं, फैसला तो नहीं है। उन्होंने अपना एक आइन के मुताबिक बात कर ली है कि जो 90 दिन इंतखाबात नहीं हुए, और उन्होंने प्रेसिडेंट साहब पर इलेक्शन कमीशन पर हाथ कहा कि उन्होंने इंतखाब करवाने चाहिए थे, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने तो इंतखाबात करवाने के लिए सब तैयारी मुकम्मल कर ली थी। लेकिन हुकूमत पाकिस्तान की साबिका हुकूमत जो थी, उन्होंने तो फंड नहीं रिलीज किए,
वो भी उनको अतर मुल्ला साहब को पता है, इन्होंने इनकार कर दिया। फिर पार्लियामेंट ने इनकार कर दिया कि हम आपको फंड नहीं देंगे। एफपी इदारों ने ये कहा कि हम आपको अपने एहलकार नहीं दे सकते क्योंकि मुल्क के अंदर खतरात ऐसे पैदा हो गए। ये सारी चीज देखते हुए इलेक्शन कमीशन का तो मामला ही कोई नहीं है और ना ही सदर पाकिस्तान। लेकिन बहरहाल कोई रिमार्क्स है, मोहतरम जज है, उनके आइंदा के लिए उन्होंने एक अपने पॉलिसी के तहत फैसला कर दिया, लेकिन वो तो खत्म हो गया, तारीख का हिस्सा बन गया। 8 नवंबर भी गुजर गए, अब तो 8 फरवरी को इंतखाबात होने हैं। बहुत शुक्रिया आपका कमर दिलशाद साहब, थैंक्स फॉर योर टाइम। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक से वापस आते हैं तो डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक नाजरीन। और ब्रेक पर जाने से पहले आम मामलात पर बात हो रही थी। मैं एक राय चौधरी साहब की भी ज़रूर लेना चाह रही हूँ। जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने एक इख्तलाफी बल्कि इजाफी नोट लिखा है 90 दिन के इंतखाबात के बाद से। चौधरी साहब, अतर मिनल्ला साहब, क्या ये जो नोट है इसके ऊपर काफ़ी डिस्कशन हो रही है और वो ये भी एक तरह से सजेस्ट कर रहे हैं कि जिम्मेदार कौन थे इंतखाबात लेट होने के? आप समझते हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई भी होनी चाहिए ताकि आइंदा के लिए दोबारा इस तरह से मामला पेश ना आए? देखिए, जिस तरह से कुंवर दिलशाद साहब ने इसका ब्रश असाइड किया है वो बड़ा अफसोसनाक है। सुप्रीम कोर्ट की ये ऑब्जर्वेशन नहीं है, जजमेंट है। और इस जजमेंट में इलेक्शन कमीशन को और के समेत जो है निगरान हुकूमतें हैं, गवर्नर्स हैं जो हैं, और प्रेसिडेंट के ऊपर बड़े सीरियस किस्म की फाइंडिंग्स दी हैं जज साहब ने। और ये एक बहुत आइन के मुताबिक नोट है। उस वक़्त आपको याद हो कि उस वक़्त की हुकूमत PDM हो या हैंड पिक्ड निगरान हुकूमत हो, या उस वक़्त कुंवर साहब इसको ट्विस्ट करते थे कि जी नहीं वो तो सदर का इख्तियार नहीं है। तो इसमें उन्होंने कहा कि सदर का इख्तियार था आर्टिकल 224 में। उस वक़्त हमारे समेत बहुत सारे वकीला पिट रहे थे कि ये आइन की गलत तशरीह की जा रही है मज़मूम मकासद के लिए, जमहूरियत को नुकसान पहुँचाने के लिए। तो ये तो एक चार्ज शीट है और डेफिनेटली कार्रवाई होनी चाहिए और इस कार्रवाई को जो है लीड करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को, क्योंकि आइन की मुहाफ़िज़ है सुप्रीम कोर्ट। बुनियादी हकूक़ की जो फराहमी की सोली रिस्पॉन्सिबिलिटी है अवामुल नास के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, उसके ऊपर अमल दरामद होना चाहिए। देखिए, जब आइन को इस तरह से सबोटाज किया जाए, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि इस बार तो मुसीबत ये हुई है कि सियासी जमातें इस्तेमाल हुई हैं आइन को सबोटाज करने में। आइन और ये जो अभी तकरीरों में बुलंदो बांग दावे किए जा रहे हैं, जो जलसे जिनको इजाज़त मिल रही है, उन्हीं ने आइन को जो है वो लहू लहू किया और आइन पे अमल दरामद करने से रोका। आर्टिकल 224 को पंजाब और KP के ज़िमनी इलेक्शंस में जानबूझ के वायलेट किया गया है और वो आइनी वायलेशन है, उसकी सज़ा बहुत सीरियस है। कभी मौका आएगा तो शायद उस पर भी जो है वो एक्शन हो जाए। सही। लेकिन जिस तरह से आइन के साथ खिलवाड़ सियासी जमातों ने किया, उसकी मिसाल पाकिस्तान की सियासी तारीख में नहीं मिलती। बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसमें तो जो जिम्मेदारी थी वो निगरान हुकूमत, सदर मुमलिकत, गवर्नर्स और इलेक्शन कमीशन की आयद की है जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने। इमरान साहब, निगरान हुकूमत के ऊपर यूं भी बड़ी तनकीद हो रही है, चाहे वो किसी भी हवाले से बात कर रहे हो। अब निगरान वज़ीर दाखिला ने जो स्टेटमेंट दिया कि जी खान साहब को जो अंदर सहूलियात मिल रही हैं वो तो कभी किसी को नहीं मिली और आम आदमी तो उसका, तो इस पर बहुत लोगों का एतराज़ भी है कि भाई आप निगरान हुकूमत है, आप गैर जानिबदार रहें, आप पार्टी ना बने। तो आप समझते हैं कि उनका ये बयान गैर मुनासिब है? देखें, पहली बात तो ये स्मीना कि जो जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने बातें की वो बिल्कुल ठीक हैं और चौधरी साहब की इस बात से मैं इत्तफाक करता हूँ कि इस पे ज़रूर होना चाहिए। लेकिन अलमिया ये है कि अमल करवाएगा कौन? हम ये मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है, हमारी इज्जत माब सुप्रीम कोर्ट, वो आइन की मुहाफिज है। लेकिन क्या खुद माजी में इस तरह के फैसले नहीं होते रहे कि जिसमें जज साहिबान ने बड़ी माजत के साथ, चौधरी साहब जो नोटिस मिला था बचा लेना, कि जज साहिबान ने खुद ऐसे फैसले दिए जिसमें आइन की धज्जियाँ बिखेर दी गई, जिसमें बहुत सारे मामलात थे। अब ये मामला जो है, इसमें इजाफी जो नोट आया है, ये जजमेंट जिस तरह से चौधरी साहब ने कहा ये है, तो क्या उस जज जो असल फैसला है उस पे अमल होगा, ये इजाफी नोट पे होगा? यहाँ असल पूरे फैसलों पे अमल दरामद नहीं होता, तो एक इजाफी नोट पे कौन अमल दरामद कराएगा? चौधरी साहब ने बिल्कुल ये बात भी ठीक की कि हिस्टोरियन जब हिस्ट्री लिखेगा
तो बहुत बहुत चीज़ें उसमें आएंगी और बहुत से काले चेहरे भी सामने आएंगे, चाहे वो किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखते हो। निगरान वज़ीर दाखिला मुफ्ती साहब की बात कर देते हैं कि जो उन्होंने कहा, देखें इसमें तो कोई शक नहीं कि निगरान को गैर जानिबदार होना चाहिए, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर वो सिर्फ इतनी बात करते हैं कि जी वो चेयरमैन पीटीआई को सहूलतें मिल रही हैं और माजी में नहीं मिली, तो इसमें तो कोई गैर जानिबदारी वाली, इसमें तो कोई जानिबदारी वाली बात नहीं है। वो अगर बता रहे हैं बतौर वज़ीर दाखिला कि उनको क्या, उन्होंने ये भी कहा कि अगर मैं निगरान वज़ीर दाखिला ना होता तो नून लीग में होता। मैं अब अगली यही बात आपसे करने लगा हूँ, ये बात ठीक है, लेकिन इस तरह से निगरान वज़ीर दाखिला के तौर पर इस तरह का बयान देता, ये उन्हें ज़ेब नहीं देता। वो अगर कुछ ना भी कर रहे हो तो फिर उन पे इतराज उठेगा कि जनाब आपके तो अज़ाइम कुछ और हैं, आपकी हमदर्दियां किसी और जानिब है और आप ये जो बात कर रहे हैं उसका रिजल्ट गलत है। सही है, तो अवॉइड ही करना चाहिए कि इस किस्म का आप ना स्टेटमेंट दें जो बिला वजह कंट्रोवर्सी जनरेट करे। एक और अहम मामला जी 190 मिलियन पाउंड केस का, जिसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं। अब ये ताज़ा हुक्म आया है कि सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट से ये जो पैसे हैं वो हुकूमत पाकिस्तान को ट्रांसफ़र किए जाएं। मीनवाइल इस केस में ये भी एक डेवलपमेंट है कि यूएई के जो एक बैंक ने, मशरिक बैंक ने स्टेटमेंट जमा कराई है, उसमें भी कुछ इंकशाफात हुए हैं और उसके ऊपर भी बहुत सारे लोगों की राय ये है कि उसने तो काफ़ी हद तक सारे केस की कलाई खोल दी है कि ये पैसे तो हुकूमत पाकिस्तान के थे नहीं और ये जो है पर्सनल अकाउंट था और उन्होंने अपनी चॉइस से उधर भेजे। तो चौधरी साहब, आपका तज्जिया इस 190 मिलियन पाउंड वाले केस में क्या है? इस केस का क्या नतीजा निकलेगा और कौन इसमें गिल्टी है भाई? देखिए, ये सबसे पहले आपको पता है ये केस की बैकग्राउंड क्या है। ये जो प्रॉपर्टी है, ये खरीदो फरोख्त जो हुई है प्रॉपर्टी की, ये इन्फ्लेटेड प्राइस पे प्राइस बेची गई, ये किसकी है? ये मियां आशिर साहब के साहबजादों की है। और इसको खरीदने वाले मलिक रियाज साहब हैं, उनके साहबजादे हैं। जी हाँ, ये वन हाइट पार्क का ये सौदा है और वहाँ पे पैसे जो दिए गए उसकी मार्केट वैल्यू से रिपोर्टेडली, स्टेटेडली, मुबैना तौर पे उस पर इन्फ्लेटेड प्राइस पे ये खरीदी गई। इन्फ्लेटेड प्राइस पे क्यों खरीदी गई और उसके पीछे क्या मकसद कार फरमा था? और जब पैसे आए हैं वहाँ से एनसीए ने जब दिए हैं, तो ये मशरिक बैंक का जो एक स्टेटमेंट आया है कि ये तो पर्सनल अकाउंट था, ये पाकिस्तान की रियासत के पैसे नहीं थे। अब ये क्योंकि मामला अदालत में है, ज़्यादा खुल के तो बात इस पर हो नहीं सकती, लेकिन 190 मिलियन जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आए हैं और वो उन्होंने एक अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उसको उन्होंने सेटिस्फाई किया है। अब ये तो साबित करना कि ये पैसे उनके थे, ये तो ज़ाहिर है बैरियर टाउन जो हैं उनका ज़िम्मेदारी है कि वो इसको साबित करेंगे। बाहर की अदालतों में अगर उन्होंने किया है तो यहाँ पे भी वो करें कि ये पैसे उनसे मुतालिक थे और रियासत पाकिस्तान के पैसे नहीं थे। तो एनसीए ने जब ये उनके अकाउंट फ्रीज़ किए थे तो बरतानवी जज अदालत ने ये डी फ्रीज़ किए और वहाँ से ये अकाउंट रिपोर्टेडली जो हैं वो ट्रांसफ़र हुए। तो अब ये अगर रियासत पाकिस्तान को वापस चले जाते हैं तो फिर जो नेशनल एक्सचेकर को नुकसान क्या होगा अगर 190 मिलियन जो है वो वापस चला जाता है और वो फिर बाद में ये साबित हो कि रियासत के पैसे भी नहीं थे, तो फिर उसमें सवालात तो उठेंगे। बिल्कुल ठीक। और बड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया ये सारा केस, क्योंकि केस बेसिकली इस वक्त जो चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में वो बैरियर टाउन का था इमरान साहब, और फिर उसमें आ गया बीच में ये 190 मिलियन पाउंड का केस। अब एक तरफ ये जिस तरह से चौधरी साहब ने एक्सप्लेन किया कि डील क्या है और केस क्या है और पैसे किसके हैं वो है, दूसरी तरफ इन्हीं सारे मामलात में इमरान खान साहब भी गिल्टी बनाए हुए हैं और उनको भी इसी केस में इस वक्त गिरफ्तार भी हैं। आपको इसकी क्या समझ में, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है कि ये केस में इमरान खान साहब का क्या किरदार है, मलिक रियाज साहब का क्या किरदार है? समीना, देखिए ये फैसला तो अदालत करेगी कि इसमें इमरान खान साहब का क्या किरदार है और मलिक रियाज साहब का क्या किरदार है। इसमें मैं और आप फैसला नहीं कर सकते। आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है? मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। मुझे आप ये बताएं कि ये कौन फैसला करेगा कि इसमें सुप्रीम कोर्ट का क्या किरदार था? अच्छा। ये पैसे सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में जमा होने की क्या मंतक थी, क्या उसकी क्या वजह थी? भाई ये सुप्रीम कोर्ट का इस तरह के मामलात में ये कहना कि जी आप पैसे सुप्रीम कोर्ट में उसकी वजह ये है जी मैं अर्ज कर देता हूँ सर जी, वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने जुर्माना जो रेगुलराइज किया था ये सौदा जो मलीर कैंट की ज़मीन थी, तो उसमें 470 अरब रुपया जो है वो ये प्राइस जो है ये कहा गया था कि आप पे करें।
जी। तो ये उस कॉन्टेक्स्ट में जमा हुआ था। नहीं तो सर वो तो कहाँ जमा होना चाहिए था, वो तो वहाँ नहीं जमा होना था चाहिए था जिनकी ज़मीन थी, यानी हुकूमत की अगर जगह थी, सरकार की जगह थी, रियासत की जगह थी, तो पैसे तो उनको जाने चाहिए थे। दूसरी बात ये कि आपने जो मलिक रियाज साहब की ये वो बात सर है, नॉर्मली हाँ ये होता है ना कि वो सुप्रीम कोर्ट में वो जब खत्म कोर्ट हो में गया। पैसे जमा होते हैं तो फिर कंसोलिडेटेड फंड्स में जमा कराए ठीक जाते है। हैं। और वैसे भी अब वो Respective उन्होंने हुकूमतों उसको उधर भेज ही दिया है, लेकिन बहरहाल अभी ये केस चल रहा है चूंकि, तो इसके ऊपर डिस्कशन तो होती रहेगी। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया नाज़रीन, आज आपसे इजाजत चाहते हैं, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।